सिर्फ फंसाने के इरादे से आया था, अब सच में उसे पसंद करने लगा था। अगली सुबह हमने देखा कि एफबीआई के इन्वेस्टिगेटर्स उस बैंक में थे जहां लूट हुई थी। वहां उन्हें एक सुराग मिला। जिस तरह से चोरों ने एक ट्रांसफार्मर को तबाह किया था, वो तरीका बहुत ही अनोखा था। उन्होंने एक टेक्नीशियन से पूछा तो उसने बताया कि इस तरह से ट्रांसफार्मर को तबाह करने के लिए उस इंसान का वेरिको नाम की कंपनी में काम करना जरूरी है। डग फिर से क्लेयर से मिलने उसके घर के सामने पहुंचा। होपफुली वो उसे एक और डेट पर ले जाना चाहता था। क्लेयर बाहर आई, उससे मिली, लेकिन इससे पहले कि वो कहीं जाते, क्लेयर ने उसे रोका। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, उसने कहा। डग के दिल की धड़कन बढ़ गई। क्लेयर ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं वही हॉस्टेज हूँ जिसे उन लोगों ने किडनैप किया था। ये सुनकर डग के चेहरे पर झूठी हैरानी के भाव आ गए। हे भगवान, उन हरामियों ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो दोनों डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में गए। वहाँ वो फिर से उस रॉबरी वाले दिन के बारे में बात करने लगे और तभी क्लेयर ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर डग के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, मैंने उनमें से एक की गर्दन पर एक टैटू देखा था, लेकिन मैंने अभी तक ये बात पुलिस को नहीं बताई है। डग के दिल की धड़कन मानो रुक सी गई। कैसा टैटू था वो? उसने कांपती आवाज में पूछा। जैसे ही क्लेयर ने उस टैटू के बारे में बताया, डग को समझते देर नहीं लगी कि वो जेम की गर्दन वाले टैटू की बात कर रही है। उसके माथे पर पसीना आ गया। तो अब तुम क्या करने का सोच रही हो? उसने पूछा। क्लेयर ने कहा, मैं सोच रही हूँ कि ये बात एफबीआई को बता दूं। तुम क्या सलाह देते हो? डग तुरंत अपने आप को संभाला। उसे पता था कि अगर क्लेयर ने ये बात पुलिस को बता दी तो जेम मारा जाएगा और शायद वो सब भी। इसलिए उसने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, मेरी सलाह मानो तो इस बात को अपने तक ही रखो। ये लोग बहुत खतरनाक हैं। अगर उन्हें पता चला कि तुम उनके खिलाफ गवाही देने वाली हो तो वो तुम्हें खत्म कर देंगे। क्लेयर को उसकी बात सही लगी और उसने उसकी सलाह मान ली। अगली सुबह जब वो तीनों बात कर रहे थे, डग का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे बस एक ही डर था, कहीं क्लेयर की नजर जेम की गर्दन पे बने टैटू पे न पड़ जाए। वो जेम को ये भी नहीं बता सकता था कि क्लेयर उस टैटू के बारे में जानती है, क्योंकि अगर उसने बताया तो जेम उसे वहीं मार डालेगा। डग एक अजीब सी उलझन में फंस गया था। जब उनकी बातें खत्म हुई और जेम उठकर जाने लगा तो डग भी उसके साथ उठ खड़ा हुआ। जैसे ही जेम उससे गले मिलने के लिए आगे बढ़ा, डग ने बड़ी चालाकी से अपना हाथ जेम की गर्दन पर रख दिया, उस टैटू को छुपाते हुए। उस डेट के बाद जब डग घर लौटा तो जेम वहाँ आंत बबूला होकर उसका इंतजार कर रहा था। ये सब क्या कर रहा है तू? क्या तू पागल हो गया है? हमारी चोरी की इकलौती गवाह के साथ तू डेट कर रहा है? उसने गुस्से में कहा। डग ने उसे शांत करने की कोशिश की। सब कुछ कंट्रोल में है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वो अपनी अगली चोरी के प्लान पर चर्चा करने लगे। जेम ने उसे प्लान समझाया, लेकिन डग उसमें खामियां निकालने लगा। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि डग अब इस चोरी चकारी की दुनिया से बाहर निकलना चाहता है। जब जेम ने उसे यकीन दिलाया कि सब कुछ प्लान के मुताबिक ही होगा, तो डग ने साफ कह दिया, ठीक है, लेकिन ये मेरी आखिरी चोरी होगी। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उसी दिन शाम को डग जेल में अपने पिता से मिलने गया। उसका पिता भी एक अजीब किस्म का इंसान था। जब भी डग उससे मिलने जाता, वो किसी न किसी से झगड़ा करके सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी एक अलग कोठरी में बंद मिलता था। बातों बातों में डग ने अपनी माँ का जिक्र कर दिया। अपनी पत्नी का नाम सुनते ही उसका बाप गुस्से से उठ खड़ा हुआ और हम अगली बार मिलेंगे, अल्लाह हाफिज कहकर वहाँ से चला गया। कुछ दिन बीत गए और आखिरकार उनकी अगली चोरी का दिन आ गया। इस बार उनका निशाना एक और पैसों से भरी गाड़ी थी। उनका प्लान था कि वो उस गाड़ी पर तब हमला करेंगे जब वो अपने आखिरी बैंक पर रुकेगी। जैसे ही गाड़ी बैंक के पास पहुंची, वो मास्क पहनकर उस पर टूट पड़े। उनका एक साथी गाड़ी के ऊपर चढ़कर दूसरे गार्ड को भी मारकर नीचे पटक दिया। फिर उन्होंने ड्राइवर पर बंदूक तान दी। तभी जो चोर पैसे भर रहा था, उसकी नजर ड्राइवर पर पड़ी। वो वहाँ नहीं था। उसने पलटकर देखा तो उसके होश उड़ गए। ड्राइवर ने उनके एक साथी पर बंदूक तान रखी थी। हथियार फेंक दो, गार्ड चिल्ला रहा था। जेम जो ये सब देख रहा था, समझ गया कि ये गार्ड ऐसे नहीं मानेगा, इसलिए उसने तुरंत अपनी बंदूक से उस गार्ड पर गोली चला दी। गार्ड वहीं ढेर हो गया। फिर वो पैसों के बैग उठाकर अपनी गाड़ी में डाले और वहाँ से रफू चक्कर हो गए। लेकिन जैसे ही वो एक मोड़ पर मुड़े, एक पुलिस की गाड़ी उनके पीछे लग गई। अब शुरू हुआ चोर पुलिस का असली खेल। जब उन्होंने देखा कि पुलिस पीछा नहीं छोड़ रही है, तो उन्होंने अपनी बंदूकें निकाली और उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सड़क पर गोलियों की आवाज गूंजने लगी, जिससे एक बेचारा पुलिस वाला गाड़ी से नीचे उतरकर जमीन पर गिर गया। होने लगा कि वो बच निकले हैं, लेकिन थोड़ी ही आगे एक और पुलिस की गाड़ी उनका पीछा करने लगी। उनकी गाड़ी पर इतनी गोलियां लग चुकी थीं कि अब वो कभी भी 1% सेंटी थी। वो सोच ही रहे थे कि अब क्या करें, तभी उनके सामने उनका चौथा साथी, जो पहले गायब हो गया था, आ गया। उसने अपनी गाड़ी से पुलिस की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पुलिस को वहीं रुकने पर मजबूर होना पड़ा। फिर उन्होंने अपनी पुरानी गाड़ी को आग लगा दी और अपने साथी की गाड़ी में भाग गए। एजेंट फ्रॉली को पूरा यकीन था कि इस दूसरी चोरी के पीछे भी डग और उसके साथियों का ही हाथ है, लेकिन उसके पास उनके खिलाफ कोई ठोस
ठोस सबूत नहीं था। आखिर में उसने फैसला किया कि वो उन सबको पूछताछ के लिए डिपार्टमेंट में बुलाएगा। उसके आदमियों ने उन सबको गिरफ्तार कर लिया। अगली सुबह वो सब फ्रॉले के सामने थे। उन्हें अलग अलग कमरों में पूछताछ के लिए ले जाया गया। लेकिन ये चोर भी कम नहीं थे। जेम के कमरे का दरवाजा खुलते ही उसने कहा, मेरा वकील कहाँ है? फ्रॉले समझ गया कि ये लोग ऐसे नहीं बोलेंगे। आखिर में फ्रॉले डक के पास गया। सुनो, हमें एक फिंगरप्रिंट मिला है। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम सब कुछ सच सच बता दो। लेकिन डक भी बहुत चतुर था और वो फ्रॉले के इस झांसे में नहीं आया। उसने मुस्कुराकर कहा, अगली बार जब हमें फोटो खिंचवाने के लिए बुलाओ तो पहले बता देना कि अब मैं जा सकता हूँ। फ्रॉले के पास उन्हें रोकने के लिए कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसे उन सबको जाने देना पड़ा। उसी दिन शाम को डग क्लेयर से मिला। उसने क्लेयर के लिए खूबसूरत हार खरीदा था, जिसे देखकर क्लेयर बहुत खुश हुई। बातों बातों में क्लेयर ने उसे बताया कि उसने बैंक की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। तो अब तुम क्या करोगी? डग ने पूछा। मैं शायद पढ़ाना शुरू करूंगी, उसने जवाब दिया। ये सुनकर डग के दिमाग में एक ख्याल आया, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि वो ये चोरी चकारी की दुनिया छोड़ देगा। उसने कहा, क्लेयर, क्या सोचा है तुमने अगर हम दोनों कहीं दूर चले जाएं, एक ऐसी जगह जहां कोई हमें नहीं जानता हो और एक नई जिंदगी शुरू करें? ये आइडिया बहुत पसंद आया। दूसरी तरफ FBI के ऑफिस में एजेंट फ्रॉले, डग और क्लेयर के बीच हुई फोन पर बातचीत की रिकॉर्डिंग सुन रहा था। उसे कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए वो उनकी तस्वीरें उठाकर सीधा क्लेयर के घर पहुंच गया। वहां फ्रॉले ने एक ऐसा पर्दाफाश किया जिससे क्लेयर के होश उड़ गए। उसने कहा कि क्लेयर पर भी उस बैंक रॉबरी में शामिल होने का शक है। फिर फ्रॉले ने चोरों के ग्रुप की वो तस्वीरें निकाली जो उन्होंने बारबेक्यू पार्टी के दौरान खींची थी। जब क्लेयर ने उन तस्वीरों में डग का चेहरा देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। इसी बीच जेम डग से मिला और उसे बताया कि उनके पास एक नया काम आया है। लेकिन डग अब फैसला कर चुका था। मैंने तुमसे उस दिन कहा था ना कि वो मेरी आखिरी चोरी थी, मैं अब ये सब नहीं करूंगा। जेम उससे बहस करने लगा और जब उसने डग को जबरदस्ती शामिल करने की कोशिश की तो डग ने उस पर हाथ उठा दिया। दोनों के बीच खूब मारपीट हुई। जब वो थक गए तब जेम ने उसे एक राज बताया कि फूलों की दुकान वाला फर्गी उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा अगर डग ने ग्रुप छोड़ने की कोशिश की। तब डग को समझ में आया कि फर्गी ही उनके ग्रुप का असली मास्टरमाइंड है। ये जानने के बाद डग शाम को सीधा फर्गी की दुकान पर पहुंच गया। उसने लूट के पैसों में से उसका हिस्सा उसे दिया और कहा, ये लो अपना हिस्सा और मुझे इस गैंग के कामों से आजाद कर दो। लेकिन फर्गी इतनी आसानी से उसे जाने देने वालों में से नहीं था। उसने हंसकर कहा, सुनो, अगर तुमने गैंग छोड़ने की कोशिश की तो मैं सबसे पहले तुम्हारी उस नई प्रेमिका से शुरुआत करूंगा। डग समझ गया कि वो एक बहुत बड़े जाल में फंस चुका है। वो फर्गी से कहकर कि वो इस बारे में सोचेगा, वहां से सीधा क्लेयर के पास गया। वो जैसे ही क्लेयर के दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा एक झटके से खुला और वो अंदर दाखिल हो गया। वो उसे पूरे घर में ढूंढने लगा और आखिर में वो उसे बाथरूम में मिली। क्लेयर जमीन पर बैठी रो रही थी। इससे पहले कि डग उससे पूछ पाता कि क्या हुआ है, क्लेयर उस पर फट पड़ी। तुम झूठे और धोखेबाज हो। क्या तुम्हें मुझे किडनैप करके चैन नहीं मिला जो अब तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो? डग ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन क्लेयर ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे अपने घर से निकल जाने के लिए कहा। इस घटना के बाद डग पूरी तरह से टूट गया। उसे समझ आ गया कि अब उसके पास इस दलदल से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। इसलिए उसने फैसला किया कि वो उनके साथ आखिरी काम करेगा। उसी शाम वो क्रिस्टा के घर गया और कहा, मेरा एक पैगाम फर्गी तक पहुंचा दो। उससे कहना कि डग ये काम करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले में ये उसका आखिरी काम होगा। क्रिस्टा, जो अभी भी उससे प्यार करती थी, उसकी बात मान गई। वो फर्गी के पास गई और उसे